सिजोफ्रेनिया क्या है? इस तरीके की बीमारी को अभी बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को एक अवेयरनेस है कि ये कोई बीमारी होती है, मानसिक रोग का एक प्रकार है। और कमोवेश इस तरीके के रोग हिंदुस्तान में अब कम पाए जाते हैं, लेकिन लोगों में अब दिखाई पड़ रहे हैं और लोग अवेयर हो रहे हैं। इसमें मरीज़ को सोचने, समझने, महसूस करने, व्यवहार करने की अपनी एक तरीके की अलग समस्या पैदा हो जाती है, जिसमें ना मरीज कुछ सोच पाता है, ना समय रहते महसूस कर पाता है, ना लोगों से व्यवहार उसका सामान्य रह पाता है। तो ये एक तरीके की ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें हम मुख्यतः ऐसा पाते हैं कि ये मरीज़ अब इलाज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, क्योंकि ये रोग होने का तो कोई कारण अभी तक स्पष्ट नहीं कि क्यों हो जाता है। लेकिन मुख्यतः ये रोग कुछ तो आपके व्यवहार, आपके पारिवारिक वातावरण और काफ़ी हद तक इसके लिए ज़िम्मेदार जो हमारा समाज का जो परिवेश है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हमारे आचार विचार उस सब पे ज़्यादा निर्भर करता है। दूसरा, कमोवेश कुछ एक में आनुवांशिक लक्षणों की वजह से भी ये रोग पैदा होता है। तो हम इनमें प्रायः ऐसा पाते हैं कि ये जो रोग जिनमें भी होता है वो बिल्कुल समाज से कटे हुए व्यक्ति होते हैं। करीब 1% पूरे विश्व में इनका हिस्सा 1% के करीब है, जो कि अपने आप में एक बीमारी के लिए अत्यधिक है, कम नहीं है। और हम अगर माने जिनके बारे में हम जान रहे हैं, नहीं तो अभी तक लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ रोग होता भी है। और ये कमोवेश मैं आपको वही डाटा दे रहा हूँ जो आप ये मान लीजिए कि लगभग जो लोग इलाज कराते हुए व्यक्ति हैं, ऐसा माना जा रहा है लगभग 40 लाख से ऊपर लोग हैं। तो लोगों को एक जो पता भी नहीं होता कि ये बीमारी हमको है, और है तो किस चिकित्सक को दिखाना चाहिए और वो उस चिकित्सक तक पहुंच पाए। तो इसलिए भी इस रोग का हम अगर ये समझें तो जो नहीं पता चल पाता है उसका एक कारण ये भी है कि सामान्य लक्षण जब तक इसके रहते हैं तब तक लोग इसको समझ नहीं पाते, और जब ये अपना विकराल रूप लेता है तब इसको समझ पाते हैं, तब तक काफ़ी दिक्कत हो चुकी होती है। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 25% जो इफेक्टेड हैं इस रोग से इलाज नहीं कराते हैं, उन्हें आत्महत्या का खतरा होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो इलाज इसका होता भी है कि नहीं होता है, या कोई बीमारी इसको मानते हों। तो बहुत बार क्या होता है, सिजोफ्रेनिया में जो पेशेंट होता है उसे लगता ही नहीं है कि ये बीमारी जो है वो हमको है, तो फिर वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता। उसका व्यवहार, उसकी सोचने समझने की शक्ति और ये सब उसकी बिल्कुल इतनी क्षीण हो जाती है कि वो सोच ही नहीं पाता कि उसको ये समस्या है। तो ऐसे रोगों में हम खास तौर से जब मरीज अपने रोग लगभग इतना हो जाता है कि जो विजिबल होता है, जिसको हम कहते हैं रोगी है, काफ़ी देर हो चुकी होती है उसमें, तब वो हमारे पास आता है, या तब हम लोग जान पाते हैं या उसके घर वाले ही जान पाते हैं कि ये सिजोफ्रेनिया का रोग इसको ऐसा है। और हमारे पास भी आने के बाद हिस्ट्री बेस्ड ही इसका ट्रीटमेंट होता है। हमें कई बार ये भी समझने में लगता है कि आखिर ये बीमारी जो उसका इन्फॉर्मेंट है, जो इसकी हिस्ट्री दे रहा है, वो कितनी हद तक मतलब उसके हिसाब से सही है। तो कई बार की स्टडी और कई बार के पेशेंट के फॉलोअप में देखने के बाद ही हमें निश्चित कर पाते हैं पहली बार में कि ये मरीज इस रोग से ग्रसित है, तब उसका इलाज शुरू हो पाता है। मुख्यतः ये बीमारी आप ऐसे समझ लें कि लगभग मोटा मोटा कि 1000 लोगों में से 10 लोगों को ये बीमारी होती है, और ये 16 से 45 वर्ष की आयु के बीच में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा, ये महिलाओं की बजाय पुरुषों में इसका स्तर थोड़ा ज़्यादा है इस बीमारी को होने का। तो अमूमन महिलाएं कम इससे थोड़ा ग्रसित होती हैं, होती तो हैं। अगर स्क्रीनिंग करेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको अगर एज का आइडिया आपको रहेगा तो आप थोड़ा समझ भी पाएंगे, हो सकता है ये इस रोग से भी ग्रसित हो सामने वाला व्यक्ति, तो उसको उस तरह से देख के आप बता सकते हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार के लक्षण हम लोग डिवाइड करते हैं, इनको रखा हुआ है। पहला हम लोग बोलते हैं सकारात्मक लक्षण, जिसको हम पॉजिटिव सिम्टम में रखते हैं, जिसमें किसी के होने का भ्रम होना या साय का होना, इस तरीके का डरावने साय का दिखना पेशेंट को महसूस होता है सकारात्मक लक्षण में। नकारात्मक लक्षणों में इन्हें पहचानने के लिए हमें अमूमन चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है, नहीं तो हम जल्दी नहीं असेस कर पाते हैं। संज्ञानात्मक लक्षण, जिसमें कॉग्निटिव सिम्टम बोलते हैं जिनको हम, जिसमें ज़्यादातर नकारात्मक लक्षण होते हैं
और इसमें पेशेंट को सोचने समझने की शक्ति उसकी क्षीण होने लगती है और वो हर चीज़ को नकारात्मक तरीके से समझने लगता है। वो हर चीज़ के लिए उसको लगेगा कि चीज़ें नकारात्मक हो रही हैं। एक होता है इमोशनल सिम्पटम, जिसको हम चौथा टाइप कहते हैं, और जो पेशेंट जिसमें अचानक से बहुत दुखी हो जाएगा, रोने लग जाएगा या गुस्सा आने लग जाएगा और बड़ा ही नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाता है, नकारात्मक विचार उसके रहते हैं। तो ये इस तरीके से होते हैं। हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अगर ऐसा देखें। तो मैं ऐसा समझूं कि आप पहली कैटेगरी में मरीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जिसको हम पॉजिटिव सिम्टम बोलते हैं, सकारात्मक लक्षण। तो वो अगर आपको किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं और तो आप ये समझिए कि लगभग वो इस रोग की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको समझना ऐसे ज़्यादा आसान काम है कि अगर पेशेंट कभी आपको बोलने लग जाए कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि कोई, मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मेरा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन होता कोई नहीं है। एक आध बार तो लगना कोई बड़ा भारी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो बार बार ऐसी कंप्लेंट करता है तो ये उससे उसकी हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है। आप उससे पूछिए कि ऐसा तो नहीं लगता है कि कभी आपको कोई लगता हो कोई दिख रहा है, किसी का एहसास भ्रम होना, ऐसी अगर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और ये बढ़ता ही जा रहा है ग्रेजुअली धीरे धीरे, तो ज़रूर से चिकित्सक से सलाह लें। बेसिकली रीज़न उसका ये होता है, पेशेंट आपसे बताना नहीं चाहेगा जल्दी, वो उसको संकोच होता है कि पता नहीं सामने वाला मेरी इस बात को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। अगर आपको लगा कि पेशेंट को ऐसा दिक्कत लग रही है, मतलब आपका घर का ही कोई है और आपका बच्चा ऐसा आपको कंप्लेंट करता है, उसको माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करिए और उसकी बात को सुनिए ज़रूर। क्योंकि शुरुआती दौर में तो पेशेंट ये बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी कोई बात नहीं ध्यान देता है तो फिर वो धीरे धीरे इसको कहना बंद कर देता है और वो उन लक्षणों से खुद से लड़ने लगता है। तो वो पहली शुरुआती दौर में तो लड़ता है, उससे परेशान रहता है। धीरे धीरे कब वो बीमारी का रूप ले लेती है तो पता नहीं चलता, कि जैसे नहीं मेरा कुछ खराब ही हो जाएगा। सपोज कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 4 व्यक्ति दूर खड़े हुए हैं और वो मेरे बारे में ही बात करते हैं। आपका बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे मेरे बारे में कोई एक षड्यंत्र कर रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बारे में मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा, मेरी जान को नुकसान हो जाएगा, या मेरा कोई भी नुकसान अगर होगा तो ये वो व्यक्ति कर देगा। इस तरीके के लक्षण अगर उस व्यक्ति को ऐसे आ रहे हैं, या कोई सामान घर में, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा जो एज्ड फीमेल्स या मेल्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है उनके सामान को कोई डिस्टर्ब कर जाता है। कर कोई नहीं रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि कोई डिस्टर्ब कर जा रहा है और उसके लिए वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो कभी बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं सुनते, नहीं नहीं किसी ने नहीं किया है, लेकिन आप देखिए कि अगर वो बार बार उसको बोल रहे हैं इसी बात को, तो ये प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो उसके लिए कोशिश करिए कि उनको समझिए और चिकित्सक को जरूर से दिखाइए कि कहीं मति भ्रम तो नहीं है। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा देखने में लगेगा, ये जैसे आपने कभी अपने बच्चे को देखा है, किसी को अपने घर के सदस्य को देखा है कि वो अकेले में बैठा हुआ है और मटरिंग, मतलब जैसे खुद ही से अपने आप में बोल रहा है, तो अपने आप में बुदबुदा रहा है, इसका सेंटेंस में बोलूँ तो आप उसको देखिए, तो उससे पूछिए बेटा तुम्हें क्या दिक्कत हो रही, तुम ऐसा लग रहा तुम इससे बातें कर रहे थे क्या। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको कोई किसी से बातें कर रहा है, तो ये बेसिकली सेंसिटिव इशू है, फिर उसको आप समझिए और डॉक्टर को जरूर से दिखाइए। इस तरीके के भ्रम बढ़ते चले जाते हैं और पेशेंट धीरे धीरे उसका एक दिमाग एक तरीके से ब्लॉक होने लग जाता है और वो कुछ सोच नहीं पाता है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि अपने घर परिवार में बच्चों पर या अपने परिवार के सदस्यों पर कभी कभार जब भी हो ध्यान जरूर रखिए। इसकी बड़ी आवश्यकता है, तभी आप इन सब सिम्टम्स को शुरुआती दौर में आप जान पाएंगे और पकड़ पाएंगे कि ये ऐसा भी होता है। इसमें एक कारण है हमारा पारिवारिक माहौल भी, जो कि ये प्रॉब्लम 1% होने की संभावना है कि घर का कुछ माहौल ऐसा है कि जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे सोच और हमारा ध्यान, हमारी आवश्यकताएं और हमारा हर काम करने का तरीका, ये सब बदलता चला जाता है और हम ये जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है। लेकिन माहौल अगर घर का या हमारे सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होता तो 1% इसके चांसेस ये हैं कि ऐसा रोग कारण होने के 1% बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आपके माता पिता में किसी को ये रोग है तो इसकी संभावना 10% से अधिक हो जाती है बच्चे में होने की। लेकिन ये कि कई चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस का होना। हमारे दिमाग में एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। इनमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तो भी इस रोग के होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे दिमाग का भी इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है
कि हम किस तरीके से अपना कार्य करें, क्या ना करें, क्या करें। तो उस वक्त पे अगर हमारा डोपामीन या सेरोटोनिन का इम्बैलेंस हुआ तो इस रोग के बढ़ने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। तो हम अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो चिकित्सक अमूमन इस तरीके की समस्या को ख़त्म करने के लिए आवश्यक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम इस केमिकल इम्बैलेंस को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये रोग काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो जाता है और ठीक रहता है। चूँकि अगर ये समझने में दिक्कत आई और ये समझा नहीं जा सका, आप लेके देर से गए मरीज को डॉक्टर के पास, तो थोड़ा दिक्कत बढ़ जाती है और ये रोग थोड़ा-सा विकराल रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास तुरंत सलाह के लिए जाएँ, तो इस रोग पर काफ़ी हद तक नियंत्रण भी हो जाता है और हम इसको काफ़ी हद तक दवाओं के थ्रू और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग के थ्रू, पारिवारिक सपोर्ट के थ्रू हम इस तरीके के मरीजों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। और अब तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी आ चुकी हैं जो इसके इलाज में कारगर हैं, और क्योंकि पारिवारिक रिश्तों की वजह से भी हो सकता है, तनावपूर्ण अनुभव हो रहा हो उसकी वजह से हो सकता है। तो होने के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो हिस्ट्री बेस्ड होता है, बेसिकली पेशेंट का इतिहास कैसा रहा है तो उसमें होता है। कई बार आपने सुना होगा जो मुख्यतः जो सामने रोगी देखे तो ड्रग एडिक्शन की वजह से होता है। अब मैरिजुआना या कैनाबिस, जैसे हम गांजा, भांग, जो लोग इसका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एक तरीके से ये एक सिजोफ्रेनिया के शिकार होते हैं। और इस टाइम सोसाइटी में ये काफ़ी जाने अनजाने बढ़ रहा है और हमारे नौजवानों को इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो इस कब ये नशा उनको इस रोग की तरफ बढ़ा रहा है। इस नशे से जो दिक्कत है सो है कमोवेश ये दिमागी रोग जो शुरू हो जाता है वो ये जान ही नहीं पाते हैं। और मतलब मैं अपनी ओपीडी में भी काफ़ी पेशेंट ऐसे देखता हूँ कि जो बड़े दिनों तक इसको ले रहे हैं और जो एक तरीके से बच्चों में माँ बाप से छुपा के किया जा रहा है, लोग पता भी नहीं चला। एक तो सस्ता नशा होता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है, लोग जान नहीं पाते हैं, माँ बाप भी समझ नहीं पाते हैं, और ये कब इस रोग की तरफ धकेल देता है। तो काफ़ी हद तक जो इस रोग में बढ़ोतरी हुई है उसका ये भी बड़ा कारण है नशा। और ये नशा खास तौर से कैनाबिस या मैरिजुआना का नशा जो है, या एलडीएच अगर आपने सुना होगा, जो केमिकल बेस्ड नशा होता है, ये इसके थ्रू आजकल इसका ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। तो ये बढ़ा हुआ ट्रेंड कब इस रोग की तरफ हमको ले जा रहा है इसका हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर कोई ये बात जानता है तो शायद वो ये करे ही ना, लेकिन चूंकि उसे पता ही नहीं है और वो लोग इसको इस तरीके से अपना करते चले जाते हैं और कब इस रोग के शिकार हो जाते हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल करते करते इसका कोई अंदाज़ा नहीं हो पाता है। तो मेरा सुझाव है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को समय दें, देखें, समझें कि क्या वो अलग से कर रहे हैं और क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो इस रोग की तरफ बढ़ने के लिए नशे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस रोग की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो इसलिए ज़रूर से मेरे ख्याल से मेरा अपना ये सुझाव है कि उनको ज़रूर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। 16 से 45 साल के बच्चों में ये होने की संभावना बढ़ गई है और इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसको मुझे लगता है नियंत्रित करने की ज़रूरत है और माँ बाप को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसके लिए कम से कम इसको रोका जा सके। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती कि जो लाइलाज हो। अगर समय रहते किसी भी चीज़ का उपचार किया जाए और समय रहते अगर हम उसको समझ सकें तो उसका उपचार संभव है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अगर उसको समय रहते कर पाते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग, डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के इलाज की आवश्यकता और परिवार के संपूर्ण सपोर्ट की ज़रूरत, जिसको हम बोलते हैं कि क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट आता है इन चीज़ों का। तो अगर हम ये एक साथ करते हैं तो ऑब्वियसली आप ये जान लीजिए कि आप इस रोग से लड़ के बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें मरीज की इच्छा शक्ति बहुत इन्वॉल्व होती है। जितना हम उसके इलाज के लिए परेशान होते हैं, मरीज भी इस रोग से लड़ रहा होता है। तो अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है और हम उसको मजबूत कर पाते हैं तो इस रोग से हर हाल में मरीज बाहर आता है और अपनी अच्छी ज़िंदगी जीता है और सब कुछ करता है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में लोग इससे पीड़ित नहीं रहे, बड़े बड़े लोग इससे पीड़ित रहे और लोगों ने इतना इलाज कराया और इससे निकल के बाहर आए। तो इस तरीके के मरीजों का इलाज पूर्ण रूप से संभव है, जिसको हमारी सोसाइटी में अब एक्सेप्ट किया जाता है कि ऐसा मरीज़ कोई लाइलाज नहीं है।
तो मैं समझता हूँ इसके लिए आप लोग अवेयर रहें और देखें अगर आपके अगल बगल या आपके घर में कोई ऐसे रोगों के लक्षण के साथ मौजूद है तो उसका इलाज कराएं। और जो आगे वाले लोगों के लिए भी अच्छा है और एक मैसेज भी है कि अगर हम ऐसे रोगियों को समझ सकते हैं तो इलाज भी इनका संभव है। पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है।